कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक। नमस्कार, जय जोहार और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूथ विंग्स इन दिनों बस्तर में है और बस्तर में कई नक्सल चीजों को भी कवर कर रहे हैं हम, और यहाँ की जीवन शैली को भी कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन आज जो हम लेकर आए हैं वो उससे भी मजेदार है, क्योंकि यूथ विंग्स, जैसा कि आप जानते हैं, एक शो चलाता है रिपोर्टर्स टॉक, जिसमें देश के जाने माने पत्रकारों से हम बात करते हैं। इस वक्त ऐसी ही एक शख्सियत है जिनके परिचय के लिए हम शायद बहुत छोटे हो जाएंगे और जिनको किसी तरह परिचय के जो मोहताज नहीं है। रानू भैया, हम सब पत्रकार इनको प्रेम से रानू भैया ही कहते हैं, जिनकी स्टोरीज सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी बवाल मचाती है और बताती है कि बस्तर सिर्फ नक्सल के लिए ही नहीं, खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। इतना लंबा भूमिका नहीं जा सकता, नहीं थी मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। कभी कभी बड़ा फील होने लगता है क्या वाकई इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ कि इतना लंबा भूमिका नहीं जा सकता। बहुत धन्यवाद आपका। जी, रानू भैया की स्टोरीज को हम बस्तर टॉकीज के माध्यम से देखते हैं और अलग अलग न्यूज चैनल्स में भी ये बतौर एक्सपर्ट्स अपनी जो राय है बस्तर में घट रही समसामयिक घटनाओं को लेकर भी देते रहते हैं। भैया, कैसे शुरू हुआ ये सफर? किसका, पत्रकारिता का कि? पत्रकारिता का। पहले पत्रकारिता का बहुत ईमानदारी से बताऊंगा मैं कि पत्रकारिता, मैं असल में जीवन में बहुत सारे काम किया मैंने। मैं 2-2.5 साल में ट्रक भी चलाया हूँ, ड्राइवरी भी किया हूँ। जब सारे काम में फेल हो गए और 2.5 साल बेरोजगार घूमते रहे, तो जो आपके बहुत यहाँ परिचित हैं, प्रशांत ने मेरे को इस फील्ड में लाया, प्रशांत गजभिये ने। और इस फील्ड में लाया तो मेरे को ये लगा कि पत्रकारिता में आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया, RTI लगाना है, वसूली करना है, जीवन बहुत आराम से चलता है और इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और बहुत लोग को देखता भी था कि RTI लगा के अधिकारियों से पैसे लेके जीवन आराम से चल जाता है। तो पैसा वसूली करने के लिए पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद जो है धीरे 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 एक चीज़ देखने लगा कि कल भी मैं बता रहा था कि लोगों को बहुत उम्मीद है पत्रकारों से, हर आदमी को। जैसा कल भी मैं बोला इस बात को कि भगवान से ठीक पहले एक आम आदमी पत्रकार के पास जाता है। भैया थानेदार मेरा FIR नहीं लिख रहा है, भैया मेरा राशन का कार्ड नहीं बन रहा है, भैया ये काम नहीं हो रहा है, आप छाप दोगे एक बार। यहाँ तक कि कोर्ट में भी अगर कोई मामला अटका है और खबर अगर छप जाए तो शायद उस पर कुछ न्याय में चेंजेस आ जाते हैं, गलत सही में कुछ सही हो जाता है। तो लोगों को बहुत उम्मीद है। ये बात मेरे को धीरे 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 समझ में आई। जब धीरे धीरे समझ में आई तो लगा कि हर कोई बोलता है कि आप किस पेशे से जुड़े? तो मैं व्यापार करता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं पत्रकारिता है मेरा पेशा। बहुत बाद में समझ में आया कि पत्रकारिता पेशा नहीं, तपस्या है। इसको आपको दूसरे के लिए करना पड़ेगा। और मैं कब तक कर रहा हूँ ये तो नहीं पता, मैं ईमानदार हूँ कि नहीं मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोगों की उम्मीद है उस पर किया जाए। तो ऐसे मैं पत्रकारिता में बहुत इत्तेफाक से आया 2014 में, और बहुत दिनों तक वसूलीबाजी चलती रही, पैसा लेता रहा यहाँ वहाँ से, और फिर धीरे 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 फिर काम पे फोकस करने लगे, लोगों की उम्मीदों पे। हर जैसे अब कोई किसी को उम्मीद है तो उस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करते रहे। ये करते करते फिर पत्रकारिता किस में करोगे आप? किसी न किसी चैनल पे ही करोगे। मैं भी करता था, लेकिन हर चैनल की अपनी बाध्यताएं हैं, अपनी मजबूरी भी होंगी, या किसी की जो आपने कहा मनी माइंडिंग वाली बात, तो ये भी होगा। तो अलग अलग नौकरियां करता रहा। तो इस दौरान मैं NMDC की स्टोरी करता रहा, पॉजिटिव NMDC की पॉजिटिव स्टोरी करता रहा। तो वहाँ के गाँव वाले बोलते थे कि क्या सर आप हमसे कैमरे में बुलवा रहे हो, सब अच्छा अच्छा, आप तो देख रहे हो अच्छा है नहीं। तो मैं बोलता रहा भाई नौकरी करने दो। एक दिन रात में मन में ख्याल आया तो हमारे एक सर हैं, सत्येंद्र सर, उनको फ़ोन किया मैं बोला सर मैं नौकरी छोड़ूंगा सोच रहा हूँ। बोले क्यों? मैं बोला आदमी दो ही काम के लिए काम करता है, नाम या दाम के लिए। पैसा वसूली कर नहीं रहा हूँ तो दाम आ नहीं रहा है, और ये जो फर्जी स्टोरियाँ कर रहा हूँ PR की, तो इससे नाम तो होना नहीं। तब उन्होंने कहा कि अपने मन का कुछ करना है तो एक YouTube चैनल बना लो और उसमें जो इच्छा करो करो। तो एक YouTube चैनल बनाया, उसका नाम रखा विकास तिवारी। उसमें 1-2 स्टोरियाँ किया तो हमारे परम आदरणीय सौरभ भैया एक दिन फ़ोन की, सौरभ द्विवेदी की, ललन टॉप वाले, वो फ़ोन किया, बोले कि एक बात बताओ, विकास तिवारी इतना बड़ा नाम है क्या कि लोग उसको गूगल पे सर्च करें? मैं बोला नहीं भैया उतना बड़ा नाम तो नहीं।
तो बोले अगर उतना बड़ा नाम नहीं है तो नाम बदले। तो मतलब भैया आप बता दीजिए कुछ नाम। तो बोले बस्तर टॉकीज रख लो। बोला ठीक। तो बोले नहीं सोच लूँगा। मतलब सोचना नहीं, यही नाम। तो उस समय फिर 31 जनवरी 2021 में बस्तर टॉकीज बनाया, कर रहे हैं अभी तो। और तब से वो बस्तर टॉकीज जो है वो सिर्फ बस्तर की समस्याओं को लेकर नहीं, वरन अगर हम कहें कि जन समस्या में हसदेव जैसे मुद्दे को भी उठा रहा है, तो वो बस्तर टॉकीज है जो निष्पक्ष तरीके से हम कह लें या जन समस्या की समस्या को लेकर कह लें, जन सामान्य की जो समस्या है उसको लेकर ये प्लेटफॉर्म जो है वो बात कर रहा है। और कई बार ये होता है कि अगर बाहर भी आपको समझना है कि बस्तर कैसा है तो वो यहीं से समझा जाता है। तो भैया ये तो हो गई शुरुआत की बात, लेकिन सभी कहते हैं कि बस्तर जो है वो बड़ा घनघोर नक्सल क्षेत्र है, पर आप कहते हैं कि इसको हमने बड़ा घनघोर नक्सल क्षेत्र बनाया भी हमने है। ये हम पत्रकारिता के से जुड़े लोग ही हैं जिन्होंने देश में इसको पेश किया है इस तरीके से। नहीं मतलब देखो, सबसे बड़ी बात ये कि जो घनघोर माओवादी प्रभावित क्षेत्र है, तो जो है तो वो तो है। जिस इलाके में अगर कोई घटना हो जा रही है तो उस इलाके में आप घटना के तरीके से रिपोर्ट करेंगे। हम बस्तर के पत्रकारों ने, मैं बहुत माफी के साथ फिर कहूंगा कि इस बात को बेचा है कि हम जान जोखिम में डाल के पत्रकारिता करते हैं। ये मैं बोलता हूँ हमेशा। मतलब ऐसा नहीं है कि बस्तर में हम जान जोखिम में डाल के पत्रकारिता कर रहे हैं। इत्तेफाक है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बीते दिनों मैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक रिपोर्ट कर रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट। एक पेड़ के बगल से मैं गुजरा हूँ और 3 सेकंड के बाद वो पेड़ गिर गया, पूरी तरह से जला हुआ था। और रिपोर्ट करते करते मैंने उसको दिखाया कि देखो यहीं से गुजरा था 3 सेकंड पहले और पेड़ गिर गया। और उस बात को शेयर करते हुए मैंने इस बात को कहा भी कि इत्तेफाक है, कोई जान जोखिम में नहीं है। लोग बोलते हैं कि मान लो आईडी बम में पैर पड़ गया। मैं बोलता हूँ मान लो आईडी बम में पैर पड़ गया, मान लो आप शहर में घर से बाइक से निकले और कोई कार वाला मार दी जी, उतना ही खतरा है। जितना इत्तेफाक से आप शहर में मारे जा सकते हैं उतना इत्तेफाक हो सकता है शहर में आपको प्लानिंग के साथ मार दिया जाए। यूपी में भी मारा गया। और सबसे ज्यादा खतरा जो मैं मानता हूँ यूपी और बिहार के पत्रकारों को, क्योंकि अगर वहाँ आप एक ईंट भट्टे वाले के खिलाफ भी खबर करेंगे तो आपको कट्टे से गोली मरवा देंगे। यहाँ नहीं, यहाँ लोग सोचते हैं कि माओवादियों से खतरा है। माओवादियों से कोई खतरा नहीं है, पत्रकारों को। अब लोगों को लगेगा कि माओवादियों से मिला है इसलिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर बहुत साफ मन से जंगल के अंदर जाइए, चालबाजी करके मत जाइए। तो माओवादियों को भी पत्रकारों की आवश्यकता है, उनको भी अपनी बात रखनी है, आदिवासियों को भी उनकी बात रखनी है। तो एक ही माध्यम है पत्रकारिता, तो आपको जान का खतरा नहीं। इत्तेफाक से पैर पड़ गया आईडी बम में तो फिर तो वही है सोई जन राम रची राखा। बिल्कुल। तो बातचीत में भी मैं कुछ ये भी बात आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो बात हो गई कि हमने ही इसको जान में जोखिम डाल डाल के फेमस किया है, लेकिन बोल बोल के कितना सुरक्षित है बस्तर आपकी नजर में? आप बस्तर को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे? आपके मन में बस्तर क्या है? देखिए, बस्तर मेरे मन में बस्तर एक अलग दुनिया है और बहुत खूबसूरत दुनिया है। और सुरक्षित की बात करें तो मैं आपको इतनी बताऊंगा, एक तो हर बात पे कहानी निकल आती है जी। एक बंदे से एक दिन बात हो रही थी, उसने कहा कि भैया बस्तर से जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा ना, लाल आतंक, तो उसके बाद बस्तर शांत हो जाएगा। तो मैं बोला शांति की परिभाषा क्या है, किसको मानते हो आप शांत हो जाएगा? कहाँ रहते हो? बोले रायपुर में। तो मैं बोला कि कल बात करते हैं। दूसरे दिन मैंने थोड़े बहुत यहाँ वहाँ से आंकड़े जुटाए। राजधानी रायपुर में अपराध के आंकड़े 2004 अप्रैल 2021 के 21-22 के, और सुकमा के आंकड़े निकाले, क्योंकि उस समय टेकलगुड़म कांड हुआ था, 22 जवान शहीद हुए थे। लाल आतंक बोलते हैं हम, तो एक बड़ी घटना हुई उस महीने का। तो दोनों, हालांकि जिले में जो घनत्व है लोगों का वो भी बहुत अंतर है, लेकिन अपराध के जो श्रेणी है और अपराध की जो मात्रा है उसमें कई गुना अंतर। वहाँ सबसे बड़ी घटना टेकलगढ़ में हुई जिसमें 22 जवान शहीद हो गए, और उसके अलावा वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो रायपुर में हुई। जैसे आप सुकमा और बीजापुर के बहुत, उस टेकलगुड़म गाँव में ही बता रहा हूँ, उस इलाके में कभी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं होती, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होती, साइबर क्राइम नहीं होता, नकबजनी नहीं होता, लूट मार नहीं होती, ठगी नहीं होती, ठीक है, डकैती नहीं होती। ये सारी घटनाएं आपके रायपुर में हो रही, जो सबसे विकसित जिला है ना, क्योंकि वहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, डीजी बैठते हैं,
और मैं बता रहा हूँ कि टेकलगुड़म, पुअर्ती या ऐसे कई और अन्यत्र गांव जो बहुत अंदरूनी इलाकों के हैं, वहाँ एक जवान लड़की रात को हाथ में लालटेन लेके पूरा गांव पैदल घूम के वापस आ सकती है। कोई मतलब मन में ख्याल भी नहीं आएगा कि सुरक्षित जा रही आएगी कि नहीं। रायपुर के किसी अंधेरी गली से कोई लड़की निकल जाए आज के डेट में, जब 6 साल की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, तो सुरक्षित इलाका कौन सा है? रायपुर कि मेरा पुअर्ती, हिड़मा का गाँव नहीं है। तो हम लोगों ने मतलब हाँ, ये तो है कि बस्तर को एक नया अलग पहचान है, एक आतंक के नाम पे पहचान माओवादियों की वजह से मिला है। मैं इस बात को मैं उनके समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि उसके अलावा जो है बस्तर का माहौल बहुत शांति प्रिय है, और इसको अशांत करने वाले लोग भी बड़े चालबाज लोग हैं। उनकी कुछ स्वार्थ है, उनके इसके पीछे अलग अलग मंशा है, अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, इसी बात पे एक आजकल जो जनसामान्य के बीच में चर्चा का विषय है उस पे आते हैं थोड़ा सा, कि पनडुब्बी हो गया है, बस्तर पनडुब्बी हो चुका है, अब खाने की तैयारी है। हाँ, ये बात असल में मेरे ही जहन में आई थी सबसे पहले कि यहाँ बीज पनडुब्बी मनाया जाता है। हाँ। बीज पनडुब्बी में ये होता है कि जब भी कोई नया फल या नया बीज आता है तो उसको खाने से पहले एक पनडुब्बी होता है, एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है आदिवासियों की, पूजा पाठ करके वो सबसे पहले उसको देवता को अर्पित करते हैं, फिर उसे सब लोग खाते हैं, तो उसे पनडुब्बी कहा जाता है। और उसी दरमियान यहाँ पर बस्तर पनडुब्बी मनाया गया, तो ये मेरे जहन में बात आई कि बस्तर पनडुब्बी, बस्तर को खाने के पहले पनडुब्बी किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, माओवाद को खत्म, मतलब हर कोई बार बार ये बोलेगा, मतलब मेरे को पता है कि लोगों के कमेंट्स आएंगे ये माओवादियों का समर्थक है। मैं नहीं हूँ, मैं 2.5-3 घंटे इंतजार करता हूँ वोट देने के लिए, लोकतंत्र का आदमी, और माओवादी लोकतंत्र के विरोधी हैं, तो उसके बावजूद भी, लेकिन मैं दूसरे एंगल से बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे 4 खदानें हैं जो अभी बीते दिनों में अखबार में पढ़ रहा था, जिससे 50 लाख करोड़ का राजस्व आना है यहाँ पे इलाके में, तो खदानें खोदी जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैनुअल रेंज की बात हो रही, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं उसको लेकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बस्तर के आदिवासियों के जीवन में बुरी तरह से प्रभाव तो डालेंगी। और अगर वाकई में माओवाद से इतनी तकलीफ थी तो 2014 में किसी ने कहा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, मैं उस दिन बात कर रहा था कि उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। अरे कौन गृह मंत्री था उससे मतलब नहीं, पार्टी तो बीजेपी थी। 14 में केंद्र में भी बीजेपी थी और राज्य में बीजेपी थी, रमन सिंह थी। तो उनकी इच्छा शक्ति में ऐसा क्यों नहीं था जो अभी की इच्छा शक्ति में हो गया? कारण कुछ और है, और अभी बोल देना जल्दबाजी है। अभी बोल देने से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी वही है सोई जो राम रची रखा है, जो राम चाहते हैं वही होगा। मुझे लगता है कि राम चाहते हैं खदान खुदे, क्योंकि राम की पार्टी भी है, तो इसलिए पनडुब्बी अब बस्तर को खाने की तैयारी है। तो हर बीच पनडुब्बी के बाद बस्तर पनडुब्बी बनाए। बिल्कुल, तो बस्तर को खाने की तैयारी है, ये अपने आप में, खैर ये सभी जानते हैं कि बस्तर जो है वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, माओवादियों के लिए नहीं, यहाँ पे जो खनिज संपदा है उसके लिए भी जाना जाता है। अलग अलग तरीके के जो मिनरल्स कह लीजिए और बाकी तमाम चीजें जो है वो भरपूर मात्रा में बस्तर की पहाड़ियों में, जंगलों में कहीं दबे है, जिसके वजह से ही जल जंगल जमीन की बात जो है वो यहाँ पर उठ रही थी, और लगातार इस पर बहस भी हो रहा था। बीच में मानव अधिकार आयोग भी आया और तमाम तरीके की चीजें जो है वो बस्तर में आके अपना डेरा जमाने लगी। तो अब आगे हम बात करते हैं भैया से कि भैया वो कौन सा दौर था जब फिर आपको लगा कि वसूली से हटके कोई ऐसी कोई खास स्टोरी रही होगी कि अब बस भाई अब पत्रकार बन ही जाता हूँ मैं? नहीं, कोई खास स्टोरी नहीं, बहुत धीरे से, बहुत छोटे परिवर्तन, बहुत छोटे से शुरू होता है। कभी भी हर कोई बोलता है ना कि जीवन में एक बैग एक बदलाव आ गया, कभी नहीं आता एक बैग। अगर आप किसी भी चीज को सडन चेंज करेंगे तो टूट जाएगा, बदलेगा नहीं। बहुत धीरे 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 परिवर्तन आते हैं, ऐसा कोई स्टोरी नहीं। मेरे को नहीं लगता कि मैंने आज तक कोई ऐसी स्टोरी की जो बहुत ऐतिहासिक हो। मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, अब लोग बताएंगे कौन सी ऐतिहासिक है या कौन सी स्टोरी सही है। बहुत धीरे धीरे 14 से पत्रकारिता करते 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 मुझे लगता है कि 18-19 तक शायद याद नहीं, 19-20 तक आते आते ये बदलाव आया मेरे अंदर। बहुत समय लगा। 19-20 तक आते आते बदलाव आया, 21 में बस्तर डॉक जाए। हाँ। ये नक्सली भी आप ही को क्यों चुन के लेके जाते हैं अपनी बात करने के लिए? नहीं जाते नहीं, पहली बार ले गए।
पहली बार हुई। ऐसा बता रही हूँ जैसे मैं रोज जा रहा हूँ, उनका प्रवक्ता बनवा दोगी मेरे को। आपको लोग जन सामान्य को तो जंगल में घुसने में नहीं देते भैया, कैसे होता है नहीं, ये? हर किसी को घुसने देते हैं, ऐसा नहीं। हाँ। आपको याद हो कि इंग्लैंड का एक बंदा जो साइकिल से आ रहा था और सुकमा में उसको माओवादियों ने पकड़ लिया। हाँ। तो वो गूगल मैप के सहारे आ रहा था, उसने जो लोकेशन देखा घुस गया गलत माओवादियों के इलाके में। उसको माओवादियों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ। अब घुस गया तो सतर्कता के नाते उसे पूछताछ किए, 3-4 दिन अपने पास रखे, फिर उन्होंने रिहा कर दिया बिना किसी शर्त के। आप भी जा सकते, मैं बोला ना, साफ मन से जाओ। मन में धूर्तता लेकर अगर आप जाएंगे तो फिर दिक्कत है। साफ मन से जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैंने आपसे कहा, हालांकि जिस बात का विरोध था उस बात में मैं सम्मिलित जरूर हूँ, कि पत्रकारों का इंटरव्यू क्यों ही लेना चाहिए। क्या किया है उन्होंने समाज के लिए? कुछ नहीं किया। जो अब लोग बोलेंगे कि ज्यादा ज्ञानी हो गया है, मतलब इसका बस्तर टॉकी चलने लगा, 4-6 लाख इसके सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो ये चले बाबा ज्ञानचंद बनने। तो हकीकत बताओ ना, पत्रकारों ने क्या किया समाज के लिए कि उनका एक साक्षात्कार होना चाहिए। हर सफल आदमी बताता है कि मैंने बहुत जद्दोजहद से यहाँ तक पहुंचा, मेरे पीछे भी कई कहानियां। सफल हो जाओगे तो कहानियां है, ठीक है, नहीं सफल हुए तो वीरानियां है। तो क्यों लेना चाहिए हमारा साक्षात्कार? हम अगर ईमानदारी से काम करते तो आज समाज की स्थिति नहीं होती। हमने चुना है ना इस काम को। मैंने बताया ना कि ये पेशा नहीं है, तपस्या है। तो इस तपस्या को चुनकर आपने बेईमानी की अपने काम से ना, और आज फिर आप साक्षात्कार देने बैठे हो। मैंने भी तो बहुत जगह बेईमानी की। यही प्रायश्चित है कि हर बार जब कोई पूछता है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पैसा वसूली करने के लिए पत्रकारिता शुरू किया, ताकि कोई ये ब्लेम ना कर सके कि तुम कौन से दूध के दूल्हे हो। और मैं ये भी बोलता हूँ कि हो सकता, मुझे नहीं पता कि मैं आज तक ईमानदार हूँ, कल रहूंगा या नहीं। हो सकता है कल मेरी कोई कीमत लगा दी जाए और मैं बिक जाऊँ। तो जब तक हूँ तब तक हूँ, जब बिक जाऊंगा तो नहीं बोलूंगा। भैया ये बिकने और ईमानदारी के बीच के बहुत बॉर्डर लाइन की हमारे साथ अभी बातचीत हो रही है, लेकिन एक ऐसी दुखद घटना हुई मुकेश चंद्राकर वाली। ऐसी स्टोरीज एक्सपोज चीजों को बस्तर में पत्रकार कर रहा है, फिर एक ऐसी घटना हो जाती, क्या सोचते हैं इन चीजों को लेकर? मुकेश वाली घटना मेरे लिए मेरा निजी नुकसान हो, बहुत निजी नुकसान इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ, आप विश्वास करो भी मैं 3 दिन बीजापुर में रह के आया हूँ। 3 दिन बीजापुर में रहा, मैं किसी भी वहाँ के स्थानीय पत्रकार से नहीं मिला। क्योंकि इसके पहले जब भी मैं मुकेश था बीजापुर जाता था, युकेश से भी मैं मिला क्योंकि वो मेरे पास आया था, मैं किसी से मिलने नहीं गया। इसके पीछे ऐसा नहीं कि मेरा किसी से भी, सबसे मेरी दोस्ती बहुत अच्छी, लेकिन मिलने इसलिए नहीं गया क्योंकि मिलूंगा फिर वही पुरानी बातें याद आएंगी और फिर चर्चा होगी। तो मैं उसके ऑफिस के सामने गया तो मैंने एक वीडियो भी बनाया कि देखो ये यहाँ सबका बैठकी हुआ करती थी और आज ये वीरान। उसको लेके बहुत मेरे लिए बहुत दुखद, मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं कि क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोच पा रहे हैं, या अच्छा कर भी क्या पा रहे हैं। सिर्फ देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, चार्जशीट पेश किया जा रहा है और क्या, बस यही सोचते हैं कि मेरा बड़ा नुकसान हो गया उसमें। तो जब हम ये कहते हैं कि अपने गली मोहल्ले की चीजों को लेकर आवाज उठाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, जो यहाँ पर इस पूरे इंसिडेंट में जो पत्रकारिता का अपना खुद हानि है, मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार को अपने बीच से खो देना, तभी और चरितार्थ हो जाता है कि हम अपने गली मोहल्ले की खबरें नहीं उठा पाते हैं। लेकिन आप उन्हीं गली मोहल्लों में घुसकर चीजों को निकालते हैं, तब कितना चैलेंजिंग लगता है ऐसे किसी ठेकेदार से 2-2 हाथ करना। नहीं देखिए, अगर आप ये तो एकदम निजी हो गया था क्योंकि मुकेश की उस खबर से एक बड़ा नुकसान उस ठेकेदार को पहुंचा था, जबकि उस खबर पे मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुकेश का कोई इंटेंशन नहीं था कि उसको नुकसान पहुंचाए। ये तो ये था कि रैंडमली उस खबर हमारे एक रायपुर के साथी के नज़र में आ गई, उन्होंने बना लिया और उसमें मुकेश की कोई भूमिका नहीं थी। और लेकिन मुकेश ने उस खबर को बनाने में, चूंकि स्थानीय पत्रकार साथी हमारा एनडीटीवी में था और एनडीटीवी में खबर चली, तो मुकेश को कोप का भाजन बनना पड़ा। प्रदीप सैनी की एक कविता है कि स्थानीयता के खतरे, आपने पढ़ा होगा, बहुत याद तो नहीं है लेकिन उसका भावार्थ पता है कि आप जितना स्थानीय होते जाएंगे खतरा बढ़ता जाएगा। तो हम भी कर रहे हैं और बहुत कोशिश करता हूँ कि एथिक्स पे चलूँ, पत्रकारिता के नियमों पे चलें, और लेकिन हम कोशिश तो ये करते हैं कि गलत के ऊपर कार्रवाई हो और दोबारा गलत ना हो। ऐसा होता कभी नहीं, होगा भी कभी नहीं।
और हो सकता है कि कभी कोई, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा जान खतरे में है या मैं रिस्क में हूँ। मैं हर बात एक ही लाइन पे चलता हूँ, जो मैं शुरू से तीसरी बार बोल रहा हूँ इस इंटरव्यू में, कि होई है सोई जोन राम रचि राखे, जो राम चाहेंगे वही होगा, और फिर जो होना होगा आप नहीं तय कर सकते। ऐसा हमको लगता है कि हम तय करते हैं। अगर हम तय करते होते तो राजू के बेटा प्रधानमंत्री बन जाते और हड़मा के बेटा मंत्री नहीं बन पाते। हड़मा मतलब हड़मा कवासी, जो कि कवासी लखमा के पिताजी, राजीव मतलब राजीव गांधी, जो राहुल गांधी के पिताजी। तो अगर उनके चाहने से हो जाता तो ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक बात है। तो अब क्या लगता है कितना एथिक्स, अब जब आप इन चीजों से ऊपर उठते हैं तब आप पत्रकारिता को कैसे देखते हैं? इन चीजों से, किस चीजों से, मैं समझा? ये जितना फियर फैक्टर है हमारा, सारी चीजों को उठना नहीं कहूंगी, समावेशित करते हैं खुद में कि हमको लोगों के लिए काम करना है। एक तरफ फियर फैक्टर भी कुछ हद तक रहता है, जैसा कि आप बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, पर हमारे पास कुछ फाइनेंशियल बैगेज भी होते हैं, कुछ चैनल्स की अपनी परेशानियां होती हैं, ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है। खैर, अब आप अपना चैनल लाकर उससे तो उठ चुके हैं, तब अब पत्रकारिता कैसे चल रही है? मेरी जो हम सब देख रहे हैं उसके चैलेंजेस की बात कर रही हूँ। बहुत छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं अगर मेरे सामने। कई बार ये भी स्थिति है कि डीजल के लिए पैसा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे के साथ चला जाऊं तो बजट में मतलब मैनेज हो जाएगा, और कई बार ऐसा होता है कि कोई नहीं है कैमरा चलाने वाला, क्योंकि स्टाफ नहीं है मेरे पास में। कई बार मैं सेल्फी कैमरे से ही शूट कर रहा हूँ, बहुत बड़ी स्टोरी है लेकिन मैं सेल्फी कैमरे से शूट कर रहा हूँ। जैसे हिड़मा के गांव में उसका जो मित्र मिल गया था बचपन में, जो उसके साथ गाय चराता था, वो पूरा सेल्फी कैमरे से ही शूट किया। हालिया है इसलिए मुझे याद है। और बहुत चैलेंज नहीं, ये काम का हिस्सा है। मतलब इसको हम चैलेंज नहीं बोलना चाहिए, ये काम का हिस्सा है। इस चीज को हमको बेचना नहीं चाहिए कि ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, मत करो। अगर चैलेंज लग रहा है तो मत करो। मत करो ना। कौन आया था मेरे घर में कि भैया आपको बस्तर टॉकीज बनाना ही पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं बोल। आज बंद कर दूंगा, दर्शक कल से देखना छोड़ देंगे। 3 दिन याद करेंगे कि अच्छा रिपोर्ट आता था, 5वें दिन वो अपने घर की सब्जी भाजी और चावल के पचड़े में फंस जाएंगे, फिर थोड़ी याद करेंगे। कोई नहीं बोल रहा है, हर कोई अपने लिए स्टैंड कर रहा है। बोलते हैं कि क्या कमा लेगा, हर चीज कमाई है। कोई नाम कमा लेगा, कोई दाम कमा लेगा। हो सकता है कि हम बस्तर टॉकीज कर रहे हैं इसलिए जब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाया आपने, तो मानव प्रवृत्ति है ना, अंदर से गदगद हो जाते हैं ना। और वो प्रोत्साहन फिर आपको प्रेरित करती है कि इससे ज्यादा रिस्क लेके कोई और बड़ी रिपोर्ट लेकर आए। अभी जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में मुठभेड़ चल रही है, कोई नहीं जा पा रहा है, छुपते छुपाते बेवजह मैं वहां तक गया, गोलियों की आवाज आ रही है, क्या जरूरत है रिस्क लेने की? लेकिन सिर्फ इसलिए कि दर्शकों तक दिखाएं कि हम और रिस्क ले सकते हैं। उस इलाके में बार बार जाना, जिस इलाके में जा रहे हैं मालूम है कि जवान जा रहे हैं, आईडी ब्लास्ट हो रही है, जवान घायल हो जा रहे हैं, डिमाइनिंग नहीं उस इलाके में नहीं हुई है, फिर भी हम चले जा रहे हैं पागल की तरह, तो कभी भी कोई घटना हो सकती है। अब बीते दिनों मैं बोड़गा गांव जा रहा था भुजमाड़ में, तो एक जेहन में एक लाइन आई मेरी, बीते दिनों इंद्रावती नदी की रिपोर्टिंग किया, देखा सूख गई है नदी। हिड़मा के गांव गया तो देखा बहुत सारे पेड़ कट गए हैं। तो फेसबुक के लिए एक एक लाइन लिखता रहता हूँ कभी, तो मन में एक लाइन आई कि सूखती नदियां, उजड़ते जंगल, बस्तर में सब मंगल मंगल। तो मैं बोला इसके लिए एक फोटो खिंचवा लेते हैं। तो बोड़गा में इंद्रावती नदी में एक पत्थर के ऊपर बैठ के एक फोटो खिंचवाया, और ऊपर चढ़ा तो महिला समिति है, संघर्ष समिति, उसकी अध्यक्ष थी सरस्वती ओयाम, बहुत प्रेम से मिलती रही जब भी जाता था। जैसे गया तो हाथ मिलाई, जोहार सर, खाना खिलाई, मुनगा की सब्जी और चावल खुद अपने हाथ से परोस के। तीसरे दिन वो बर्तन धोने वहीं पर लेके आई जहाँ मैं बैठ के फोटो खिंचाया था, वहाँ माओवादियों का बम लगा हुआ था, ब्लास्ट हो गया, उड़ गए, एक पैर चला गया। तो फिर भी कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं उधर पलट जाता तो मेरा पैर पड़ जाता, मतलब ठीक इतनी दूरी पे बम लगा हुआ था, लेकिन मेरा काम नहीं था पानी में जाना, इसलिए नहीं गया, वो चली गई। तो इस तरह से हम गुजर रहे हैं। तो ये सारी चैलेंज है, मत करो ना। अगर ये चैलेंज लग रहा है तो मत करो। हाँ। किसके लिए पैदल जा रहे हो? अच्छा, किस समाज के लिए जा रहे हो? चंद्रशेखर आजाद जो थे, उनका नाम भी तो था ना चंद्रशेखर तिवारी, ठीक है। वो कौन सा अपने समाज के लिए, मतलब अपने चाचा के साथ जमीन की लड़ाई में मर गए, देश के लिए मर गए। भगत सिंह आजाद, आज अगर उनकी आत्माओं से कोई पूछ सके तो बोलेंगे बताओ इन लोगों के लिए मर गया जो जालिम धर्म के लिए मरे जा रहे हैं। कर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए मरे जा रहे हैं।
गरीबी अमीरी का एक फासला बढ़ाते जा रहे हैं, उनके लिए मैं मर गया। तो लेकिन आपकी इच्छा आप कर रहे हो तो करो, कौन बोल रहा है आपको करो। अब आप उसको बेचोगे, बहुत चैलेंज है लाइफ में। अरे मत जियो, फांसी लगा के मर जाओ। किसको बता रहे हो चैलेंज है लाइफ में, फांसी लगा के मर जाओ। हाँ? ये खैर फांसी लगा के मरना और आत्महत्या ही अपने आप में क्राइम है। नहीं तो हर कोई तो क्राइम कर रहा है। हाँ। हर कोई, मैं पत्रकारिता की शुरुआत किया, वसूली का काम किया, क्राइम तो वो भी था ना। तो क्राइम का आपने पैमाना थोड़ी सेट कर लिया कि छोटा क्राइम है तो माफ कर दिया जाए, बड़ा क्राइम है तो नहीं क्राइम तो हर चीज, आप जीवन में क्राइम ही तो कर रहे हैं जब से पैदा हुए। ठीक बात है। ये अपने अपने एक अलग अलग तरीके का वो है, ऑब्जर्वेशन है जो हम अपने जीवन में देखने का नजरिया है। तो एक सार्थक चर्चा की हमने कोशिश की कि उनके नजरिए में बस्तर क्या है, कहाँ से पत्रकारिता शुरू हुई, और पत्रकारिता जो है वो निरंतर हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा हो चुकी होती है जब तक हम इन चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। क्योंकि रेगुलर खबरों को हम एक जॉब की तरह शुरू करते हैं, मैंने भी शायद ऐसे ही किया था, और मेरे ख्याल से भैया बता रहे हैं कि उन्होंने वसूली की तरह शुरू किया था। क्योंकि जीवन यापन वाकई में इस पृथ्वी में दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हमसे ज्यादा आसान जो है ये इन आदिवासियों के लिए होगा, क्योंकि उनके पास अभी तक जल है, जंगल है और जमीन है। तो शायद जीवन अगर हम अपने तरीके से ना देखें तो उनके लिए खाने की व्यवस्था वही है, पानी वही है, और रहने के लिए छोटा सा घर है और हवा पानी बरोबर चल रहा है। अब हमको अपने घर में एसी चाहिए, पहले पंखा चाहिए, फिर कूलर चाहिए, फिर एसी चाहिए। तो जितनी आपकी डिमांड है, जितनी आपकी जरूरत है वो बढ़ती जाएगी, उसका कोई एक वो नहीं है, पैमाना नहीं है। मौत भी आपको अभागों की तरह ही मिलेगी। हाँ। जब आप मरेंगे तो आप ही के जीवन में बहुत सारी चीजें छूट जा रहेंगी। हाँ। बीते दिनों एक लाइन में बता रहा हूँ, फिर खत्म कर देते हैं इसको, कि किसी ने कहा कि बस्तर में ये माओवाद खत्म हो जाएगा, उसका बस्तर के आदिवासियों के जीवन में एक नया सवेरा आएगा। मैं बोला तो दिन तो अभी भी है। हाँ। तो रात उसी समय होती है जब आपके घर में रात होती है, और उनकी बहुत सुकून वाली रात होती है कई दफे। बोले तो आप गलत कर रहे हैं। बोले यहाँ के आदिवासी बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरी करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। तो मैं बोला जो बीएड से निकाल दिए गए उनको दे दो, अगर आपके पास पढ़ाई है इतनी नौकरी। ठीक बात। इतने युवा बेरोजगार पढ़े लिखे जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर आपके पास वाकई में नौकरियां पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं, जो आपने इन आदिवासियों को देने के लिए संभाल रखी हैं, तो उनको दे दो ना पहले। किसको सब जुबान दिखा रहे हो कि पढ़ लोगे तो नौकरी करोगे तो आगे बढ़ जाओगे? जो पढ़ लिए उनको तो नौकरी दे ही नहीं पा रहे हो। विकसित होगा तो आप एक चीज और जान लीजिए कि जब कोविड का दौर था, जब आपके बड़े बड़े अस्पतालों में पैसे वाले लोग मुट्ठी भर ऑक्सीजन के लिए सांसें तोड़ रहे थे ना, तो अबूझमाड़ के आदिवासी को पता ही नहीं था कि कुछ कोविड जैसा बीमारी भी, और उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। शायद अगर मैं सही हूँ तो ये वही गांव का आदमी है जिसको अपने 3 गांव छोड़ के चौथे गांव का पता नहीं है, लेकिन हाँ, सुकून से है। हाँ, सुकून से। उसको चांद छोड़िए, उसको तीसरे गांव का पता नहीं। हाँ, क्योंकि हर किसी के तीसरे गांव का पता कुछ और होता है। मेरे तीसरे गांव का पता जो है वो शायद अभी फिलहाल बीजापुर तक था, तो हम यहाँ तक पहुंचे, और अब उन 3 गांव के लोग जो हैं, वो एक व्यक्ति जो 3 गांव का है वो बहुत सुकून में है। ये ऐसा हमको यहाँ पे अपनी आपाधापी देखकर लग रहा है। शायद उनकी भी इच्छाएं कुछ और हो, या शायद वो वहीं पर खुश हो। तो ये जो तमाम चर्चाएं हैं, ये हमने रानू भैया से करने की कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ के हालात हैं, मंजर हैं, और कैसे उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की। क्योंकि इन्हीं के चैनल से हमको भी बहुत सारी प्रेरणा मिलती है कि भैया आगे इस तरीके से भी बढ़ा जा सकता है, और एक बहुत सही तरीका है लोगों को दिखाने का, बताने का और समझाने का कि स्थितियाँ कैसी है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की कहानियां सुनाएं, अपने मुंह से उनके मुंह पे कहानियां डाल के ना सुनाएं। बस जो है एज इट इज उबले आलू की तरह समाज के सामने रख दें, क्योंकि वही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जब उसमें मसाला डालेंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समाचार में जब आप तड़का डालेंगे तो समाज के लिए हानिकारक है। समाचार में धन्यवाद। तो भैया के इस बात को हम ध्यान में रखने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और ये अभी तक हमारे साथ चर्चा में थे रानू भैया। यूथविंग्स के इस रिपोर्टर्स टॉक में इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी खास और नए शख्सियत के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।